नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज बात युवा बच्चों की, जी हाँ, उनकी जो कि परीक्षा देते हैं और परीक्षा का डर किस तरीके से देश में बढ़ता जा रहा है उनके बीच, इस पर समझेंगे कि असल में इसके पीछे की वजहें क्या हैं। देश में हर साल लाखों युवा परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा की तारीख या वो दिन नज़दीक आते हैं, तनाव बढ़ता जाता है। ये तनाव न सिर्फ बच्चे पर होता है बल्कि उनके परिवारजनों पर भी होता है, और इसका सीधा संबंध कहीं न कहीं उन नंबरों के साथ है जिसको लाने का दबाव बच्चे पर होता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि बच्चे में परीक्षा को लेकर ये डर क्यों आ रहा है, इसके पीछे के कारण क्या हैं और कौन और क्या वो सिस्टम जिम्मेदार है जिसके चलते ये डर साल दर साल बढ़ता है। क्योंकि इसी डर के चलते कई बार कई युवा आत्महत्या तक कर लेते हैं। आज अपने खास मेहमानों के जरिए समझेंगे कि इस डर को हम कैसे भगा सकते हैं, जिम्मेदार कौन है और किन रास्तों के जरिए हम इस डर के बिना बच्चों की प्रतिभा को निखार सकते हैं और वो अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ चार बेहद खास मेहमान हैं। जयस राजपूत साहब हैं, पूर्व निदेशक एनसीईआरटी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दूसरे मेहमान हैं संतोष कुमार मल साहब, कमिश्नर हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन से। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ हैं अरुणा ब्रूटा जी, जो कि जानी मानी काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और समझती हैं हमें और आपको, हमारे मनोविज्ञान को। आपका भी स्वागत है। और चौथी खास मेहमान हैं प्रोफेसर अनीता रामपाल जी, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यू से, जो समझाएंगी हम सबको कि असल में जो शिक्षा का सिस्टम है, जो एग्जाम का पैटर्न है, उसे बदलने की ज़रूरत है, वहाँ पर क्या कुछ खामियां हैं। शुरुआत में राजपूत साहब आपसे करना चाहूँगा, ये जो परीक्षा का डर है क्यों पैदा होता है और बार बार बढ़ रहा है, कहाँ से शुरुआत होती है? देखिए, बढ़ने के कारण कई हैं। थोड़ा बहुत तो कोई भी परीक्षा हो, कोई साक्षात्कार हो, जब हम भी जाते हैं, कोई जाता है, तो थोड़ा तो दबाव पड़ता है। लेकिन उस दबाव को कम करने के लिए जो आवश्यक तैयारियां होनी चाहिए, वो व्यवस्था में कमज़ोर पड़ जाती हैं। जैसे अध्यापकों और बच्चों को आपस में बातचीत करने की बात होनी चाहिए। अध्यापक और छात्र का जो टीचर टॉट रेशियो है, वो अगर सही हो और हर अध्यापक बच्चे के बारे में जान सके, उसकी मनोस्थिति जान सके, उसकी आवश्यकताओं को जान सके, तो ये समस्या कम हो जाएगी। महात्मा गांधी कहते थे कि टेक्स्ट बुक से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि अध्यापक ही बच्चे की टेक्स्ट बुक, यानी अपनी सारी समस्याओं को उसके साथ वो बांट सके। फिर माता पिता का दूसरा रोल होता है। अगर माता पिता के पास समय नहीं है तो भी उसकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ते जाते। और इस सब को मिलाकर के तीसरी बात है, मैं चूँकि एनसीईआरटी में रहा हूँ, तो बार बार कहा जाता था कि पाठ्यक्रम का बोझ बहुत बढ़ा है और उसको वो बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे होता है किताबों में जो भी होता, और वहाँ पर जोर होता है वो याद करने पर हो गया है। परीक्षा पद्धति में जिस सुधार की आवश्यकता कही गई थी, कोठारी कमीशन के समय से हम कहते थे, लेकिन हम अभी भी याद करना बच्चे की नियति बन गया। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर बच्चा कक्षा 8 या 9 में जब पहुंचता है तो उसके सामने ये समस्या आ जाती है कि बाद में मैं क्या करूं। अगर कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा में मेरे अंक कम आए तो मुझे वे विषय भी नहीं मिलेंगे जो मैं पढ़ना चाहता हूं, जिनमें मैं आगे जाना चाहता हूं, जिसमें मेरी रुचि है। मैं जब कक्षा 9 या 8 या 10 के बच्चों से बात करता हूँ तो वे मेरे से यही बात पूछते हैं, मैं क्या करूँ, मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे ब्रूटा जी है, हर एक स्कूल में गाइडेंस काउंसलर की व्यवस्था का प्रावधान है, हर जगह एजुकेशन एक्ट में लिखा है, लेकिन उसका प्रावधान किया नहीं जाता। और अगर कोई व्यक्ति होता भी है तो उसको वो जो अध्यापक नहीं आता उसकी कक्षा में भेज देते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत देखी। तो जब तक एक संवेदनात्मक संबंध बच्चे और छात्र के बीच में, बच्चे और स्कूल के वातावरण में, घर के वातावरण और स्कूल के वातावरण में स्थापित नहीं होता है, जितना जितना ये कमज़ोर होता है उतना ही हमारे बच्चों की डर का जो है ये एंजाइटी, चिंता बढ़ती जाती है। और चूँकि प्रतिस्पर्धा का युग है, घोर प्रतिस्पर्धा का युग है, इसलिए बच्चे बहुत इस बात को जानना चाहते हैं उन्हें किस दिशा में जाना जाए। अंतिम बात जो एक मैं और कह दूं, माता पिता का दबाव कई बार ऐसा होता है जो अनुचित हो जाता है, जो उसकी नासमझी के कई कारण हैं, उधर भी ध्यान देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने आज उसका जिक्र किया था। अनीता जी, क्योंकि आप लंबे अरसे से जुड़ी हुई हैं और देख भी रही हैं, मैं कहूँ कि अगर प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी और इसके बाद कॉलेज लेवल तक
क्या जो बात राजपूत साहब ने कही है, गुरु शिष्य परंपरा, उसको दूसरी तरीके से हम देखते रहे हैं, उसकी ज़रूरत है उसको रिवाइव करने की, उसमें बदलाव की, या फिर पेरेंटिंग जो है, हम और आप जब लगातार इस सिस्टम से गुजरे हैं लेकिन उसकी खामियों की हम आलोचना ज़रूर करते रहे हैं, लेकिन जब बात वो बच्चे पर आती है तो उसी को हम फॉलो करने का दबाव उस पर डाल देते हैं। ये बड़ी वजह है इस डर के पीछे, परीक्षा के फियर फैक्टर के पीछे। जी, ये तो है और सही है कि स्कूल क्लासरूम में क्या हो रहा है, परीक्षा उसी की एक प्रतिबिंब होनी चाहिए कि क्लासरूम में बच्चों ने सीखा, किस प्रक्रिया से सीखा, क्या क्या गतिविधियां की, और उसी का एक प्रतिबिंब उसके मूल्यांकन में आना चाहिए। पर हमारे न क्लासरूम्स में वो हो रहा है और न ही परीक्षा में वो चीज़ आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा दुख ये है कि हम बच्चों से जिस तरह का मूल्यांकन करते हैं उसमें उनकी ना रुचि है, ना समझ है, ना उनका कोई रुझान है, और उनको ज़बरदस्ती एक रटाने की प्रक्रिया में हम जोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि डंडा लगाते हैं, अब कल इम्तिहान है, ये करो, ये याद करो। हमने देखा है कि वही बच्चे जिनको शायद ज़ीरो भी मिल रहा है, हमने अभी एक पीएचडी रिसर्च में देखा कि बहुत कम नंबर आए 8वीं के इम्तिहान में, पर जब हमने उसी विषय में अलग तरह के टास्क करवाए, अलग तरह के प्रश्न पूछे जिसमें कि उनकी रुचि बनी और उनकी जिम्मेदारी बनी, उनको लगा कि हाँ हमें ये करना है, तो उनका अपना सीखने की प्रक्रिया उसी को करने के लिए और फिर उनका परफॉर्मेंस, बहुत अंतर हमने उसमें देखा। तो हमें पहले देखना है कि हम कर क्या रहे हैं, ना हमारी क्लास में वो चीज़ें हो रही हैं, ना हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। फिर ये सही है कि क्लासरूम में अगर जो एक लोकतांत्रिक माहौल होना चाहिए जिसमें बच्चे एक दूसरे से ज़्यादा सीखते हैं। हमारी सब लर्निंग थ्योरीज कहती हैं कि बच्चे टीचर से कम और एक दूसरे से ज़्यादा सीखते हैं, पर वो कहाँ माहौल बन रहा है, कहाँ वो एक दूसरे के साथ कुछ कर भी रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, असहमत हैं, सोच रहे हैं, कुछ क्रियाकलाप उनका हो रहा है, नहीं हो रहा। तो मूल्यांकन इसीलिए और ज़्यादा सतही और ज़्यादा बिना किसी मतलब के बेमाने भी होता जा रहा है। यानी मूल्यांकन के जो सिस्टम है ये कहीं खामी भरा दिखता है। जी बिल्कुल। संतोष जी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है और जो प्रधानमंत्री जी का हमने आज बच्चों को उन्होंने कई अच्छे टिप्स भी दिए कि आप पहले दिन से तय न करें कि कहाँ पहुँचना है, बल्कि रास्ते पर आगे बढ़िए और जो हासिल करना होगा, जो जिसको चाहिए उसको आप उस वक्त भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि पहले से तय करेंगे दबाव बढ़ेगा। कैसे आपका सिस्टम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है, और जो बात निकल कर आ रही है कि हम जो एग्जाम पैटर्न अपना रहे हैं शायद कहीं कुछ उसमें खामी है, उसको बदलने की ज़रूरत है, असली प्रतिभा का निखार वहाँ पर नहीं दिख रहा है, सिर्फ मार्क्स या जो मैं कहूँ कि एक फिक्स चार्ट है उसकी तरफ हम फॉलो करते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस मामले में प्रोफेसर राजपूत साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। वैसे ये मेरा निजी विचार है कि सिलेबस में घटोत्तरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज के दिन हम अपने बच्चों को फैक्ट्स घुटाते जा रहे हैं, जो कोलोकियल लैंग्वेज में कहें तो, और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी शायद आगे के जीवन में उतनी उपादेयता और यूज़फुलनेस नहीं है, जिनको हम अभी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। शायद उसकी तुलना में यदि हम उनको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की ओर ले जाएं, जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पंच महाभूतों से जोड़ें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और प्रैक्टिकल जितना हो सके प्रोजेक्ट्स उसकी ओर ले जाने की आवश्यकता है। लेकिन ये तो भविष्य में हो पाएगा। हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक प्रयास किया है जिसमें इस वर्ष से सभी बच्चों को फिजिकल फिटनेस का भी रिपोर्ट कार्ड दिया जा रहा है। उनके जो जनरल एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड्स हैं उसके साथ साथ, और वो रिपोर्ट कार्ड काफ़ी रोचक है। स्वामी विवेकानंद के कोट जिसमें उन्होंने गीता के अध्ययन के साथ फुटबॉल को इस आयु में ज़्यादा महत्व देने की बात कही है, उसको हमने उसमें सबसे ऊपर रखा है, और फिटनेस के विभिन्न पैमानों को बच्चों को ग्रेडिंग करके उसमें दे रहे हैं। पेरेंट्स को वो मिलेगा इस साल से। इसके अतिरिक्त एक प्रयास ये किया है कि हमने अवेकेंड सिटीजन प्रोग्राम रामकृष्ण मिशन के सहयोग से प्रारंभ किया है, जिसमें बच्चों को उनके अंदर छिपे हुए इनफाइनाइट पोटेंशियल को कैसे जागृत करें, और साथ में उसको लेते हुए अनुस्पर्धा का जो आज विशेष महत्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। अवेकेंड सिटीजन प्रोग्राम में कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को
16 घंटे का मॉड्यूल है जिसमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना और अपने पोटेंशियल को पहचानना, ताकि इस तरह के प्रेशर्स जो एकदम से आते हैं उनके ऊपर वो ना आए, इसका प्रयास किया गया। क्या ये माना जाए और तय है कि जो हम सिस्टम अब तक अपना रहे हैं, और राजपूत साहब क्योंकि जुड़े रहे हैं उन संस्थानों के साथ में, वो असल में युवाओं को एक मशीन जो कि रुतबा देगा फ्यूचर में, या फिर पैसे कमाने का एक टूल बनाने की कोशिश होती रही है, और वही एक दबाव का फियर फैक्टर जो है वो बढ़ाता है परीक्षा के दरमियान या उससे पहले, और यही पेरेंट्स से शुरू होता है और शिक्षक तक चला जाता है। देखिए, ये समय जो है उसमें उसी परीक्षा के परिणाम के आधार पर सिलेक्शंस हो रहे हैं, एडमिशन्स हायर इंस्टीट्यूशंस में मिल रहे हैं, कहीं कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी उसकी वैल्यू है। इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का अपना प्रेशर अलग से है इन 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस के बाद। तो जब हम इस व्यवस्था में रहेंगे तब तक तो ये प्रेशर इसके कारण क्रिएट होगा। जब हम इस इवैल्यूएशन पैटर्न को थोड़ा बदलने के बारे में सोचेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ जो साल भर बच्चे कुछ करते हैं, प्रोजेक्ट करें, अपने समाज में हो रहे कामों से जुड़ें और उसमें प्रोजेक्ट्स करें, और उसके इवैल्यूएशन के आधार पर शायद हम अगर उनको आगे के एडमिशन्स या आगे के कॉम्पिटिशन्स में सिलेक्शन की कुछ भूमिका बना पाएँ, तब तक तो थोड़ा कठिन है। लेकिन जो आज सभी बच्चों को, मैंने वहाँ बच्चों के साथ भी बात की उस कार्यक्रम से निकलने के बाद, जो उनके अंदर उत्साह था, मुझे लगता है कि अगर इस तरह से पॉलिसी एडवोकेसी हो, पेरेंट्स को भी बताया जाए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम कैसे फाइटर पायलट ना बन पाए और कैसे भारत के राष्ट्रपति बने और इतने बड़े साइंटिस्ट बन के आए सामने, तो उससे पेरेंट्स की एडवोकेसी, जो हमारे जैसे पेरेंट्स की, काफ़ी आवश्यक है। डॉक्टर अन्ना, क्योंकि आप वो शख्स हैं जिसके पास परीक्षा से पहले जब तनाव पेरेंट्स पर होता है, बच्चों पर होता है, और वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की कोशिश आप जैसे लोगों के पास होती है, उनको दूर करने की जिम्मेदारी आ जाती है। शुरुआत क्या बड़ा फैक्टर आपको लगता है कि जहां पर ये डर जो है परीक्षा का वो बनता है या पैदा होता है, और कैसे कैसे वो बढ़ता है? फिर आपको बड़ी गहराई से पहले सोचना पड़ेगा कि इतनी होड़ नंबरों के लिए क्यों है, क्यों नंबर आने चाहिए, नंबर आने चाहिए। मुझे लगता है ठीक है, नंबर आने चाहिए, ठीक है, आपको करियर बनाना है, आप एक कम्पिटिटिव दुनिया में रहते हैं, आपको उसके साथ चलना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को इसकी इतनी ज़्यादा फिक्र है फिक्र, पर इतनी ज़्यादा। अक्सर पेरेंट्स ये कहेंगे, डॉक्टर साहब इसके मार्क्स नहीं आए तो हमारी तो नाक कट जाएगी। यानी कि आपके बच्चे के नंबर इसलिए आने चाहिए कि आप उसे सोसाइटी में, समाज में दर्शा सकें, उसकी एग्जिबिशन लगा सकें कि देखो मैं कितना अच्छा पेरेंट हूँ, मेरे बच्चे जो हैं वो इतने नंबर लेके आए। तुम्हारी एडमिशन अगर इस कॉलेज में नहीं हुई, उस इंस्टीट्यूट में नहीं हुई, तो हमारी नाक कट जाएगी, हम क्या दिखाने लायक होंगे। एक तो ये मुद्दे को हमें रिजॉल्व करना है, पेरेंट्स को शिक्षा देनी है कि ये क्या बातें हो रही हैं, और वो भी बच्चों के सामने। एक बात। दूसरी बात, ये जो पेरेंट्स एंग्जाइटी शो करते हैं कि नंबर नहीं आए तो क्या होगा, नंबर नहीं आए तो क्या होगा, नंबर नहीं आए तो क्या होगा, वो क्या होगा जो है वो बच्चे ग्रहण करते हैं। और बच्चों को जो एग्जामिनेशन एंग्जाइटी होती है वो क्या होगा वाली एंग्जाइटी है, जो हमने एज ए लर्नड बिहेवियर हमने सीखा है, उसका प्रतिबिंब अपने पेरेंट्स से लिया है। लेकिन अब ये बैठे हैं, गुस्सा करेंगे मुझे, टीचर्स भी कोई कम नहीं हैं, और मैं उनको दोष नहीं देती, क्योंकि ये पता नहीं आप लोगों ने नोट किया कि नहीं स्कूल्स में, मैम आप तो समझ रही हैं मैं क्या बोलने वाली हूँ, कि टीचर्स दबाव बच्चों पे डालते हैं। टीचर्स पे दबाव प्रिंसिपल का आता है, प्रिंसिपल पे दबाव जो है वो मैनेजमेंट का आता है कि भाई हमारे स्कूल में इतने बच्चे मेरिट लिस्ट में आने चाहिए। और वो बच्चे जो प्रोग्राम्ड हैं अपने दिमाग में कि पढ़ाई ही जीवन है और किताबी पढ़ाई ही जीवन है, वो चल पड़ते हैं, तो उसके साथ बाकी बच्चों को टीचर्स जो हैं वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और जो बच्चे काउंसलिंग में आते हैं और एक दिन रियलाइज़ करते हैं कि हाँ भाई पढ़ना चाहिए, ये काम आएगी शिक्षा, हमारे नॉलेज बढ़ेगा हमारा, हम
समाज में बोलने लायक होंगे, नॉट फॉर मार्क्स बट फॉर नॉलेज, Right. तो उस दिन वो बच्चा शिक्षक से कहता है, टीचर से, मैम ये सवाल एक बार दोबारा समझा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। टीचर को तो नहीं पता कि आज इसके अंदर जागृत हुआ है सब कुछ। वो कहती है तुम्हें कभी समझ में आ भी नहीं सकता, तुमने चेष्टा नहीं करी, तुम ध्यान नहीं देते। और उसी वक्त एक लड़की उठकर कहती है, हु इज अ टॉपर, कि मैम मुझे भी नहीं समझ में आया, एक बार और समझा दीजिए। तो वो कहती है हाँ बेटा मैं तुझे समझाती हूँ। सो जो बच्चे में जागृत हुआ है तो वो बच्चा डिस्क्रिमिनेटेड, डिसहार्टेंड फील करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बदलने की जरूरत है। ये बदलने की जरूरत है। दूसरा, ये क्लीशे, आप मुझे कहोगे मैं आउटडेटेड हूँ, आज भी है मेरी काउंसलिंग सेशंस में, ये डॉक्टर बने क्योंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, ये जो है इंजीनियर बने क्योंकि मेरे देवर इंजीनियर हैं, मेरे फादर ये हैं इसलिए ये ऐसे अपने बने। सपने को बच्चों के जरिए पूरा कराने की बच्चा अगर ख्वाहिश। कहता है कि नहीं मैंने तो एक पेंटर बनना है या मैंने गिटारिस्ट बनना है, तो उसी वक्त कहते हैं तेरा क्या होगा, तू तो रोटी भी नहीं खा सकेगा। हालांकि कुछ बदलाव जरूर दिखा है हाल के कुछ वर्षों में, लेकिन मैं अब सिस्टम पर आना चाह रहा हूं जिसका जिक्र अनिता जी आपने किया है कि जो पैटर्न है, ऐसे में अनिता जी हमने जो सिस्टम एवोल्यूशन का अपनाया है वो वाकई नंबर गेम के इर्द गिर्द ही घूमता है। यूपी जैसे राज्य में यहाँ पर भी ताज़ा आंकड़ा आया, जब परीक्षा शुरू हुई पहले दिन 5 लाख स्टूडेंट थे जो कि परीक्षा देने ही नहीं गए, और आज का जो आंकड़ा है वो करीब 8 से 9 लाख स्टूडेंट हैं जो कि परीक्षा से वॉकआउट कर चुके हैं, यानी कि परीक्षा देने नहीं गए अलग अलग कारणों से। क्या वो सिस्टम हो सकता है जिसके जरिए न सिर्फ इस फियर को खत्म किया जा सकता है परीक्षा के, और प्रतिभाओं को सही रास्ते पर उनकी मंजिल की तरफ जाने के लिए हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं? क्या करने की जरूरत है? दरअसल कुछ साल पहले केरल में बहुत काम हुआ था करिकुलम के पर, और शिक्षा को का जो तंत्र है, वो इम्तिहानों का जो सिस्टम है वो बदला गया था। MHRD ने मुझे कहा था, और मैंने एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें लिखा था वेयर एग्जाम्स कैन बी फन, और सवाल भी पूछा था क्योंकि वाकई ये दिख रहा था गरीब माँ बाप भी, और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम ज़्यादातर एक मिडिल क्लास और प्राइवेट स्कूल्स की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, टेंशन ये वो, इतना ओवर प्रोटेक्टिव हैं कि बच्चे कुछ ना कर सकें, किसी से बात ना कर सकें। पर हमारे ज़्यादा बच्चे तो पूरी ज़िंदगी जी रहे हैं, घर पे भी काम कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, और वही इम्तिहान भी दे रहे हैं। हमने पाया कि एक्चुअली माँ बाप ने हमें बताया, और हमने देखा कि बच्चों को पता भी नहीं था कम एग्ज़ाम हो रहा है। जो स्कूल के एग्ज़ाम्स है, एनुअल एग्ज़ाम्स, चिल्ड्रन डिड नॉट नो, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स ही ऐसे थे कि उसमें डर नहीं था, बहुत गतिविधियां थी, बहुत कुछ करने को था, और जैसे क्लासरूम में चीज़ें हो रही थी वैसी ही चीज़ें पूछी गई थी। स्कॉलरशिप का भी एग्ज़ाम वैसे था। तो हमने पाया कि हज़ारों बच्चे ज़्यादा आ रहे थे इम्तिहान देने के लिए क्योंकि वो डर नहीं था। तो पहली बात तो ये कि हम क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं। और आपने सही कहा, सब लोग नंबरों के पीछे हम पगला जाते हैं, पर कभी खोल के नहीं देखते कि उसमें पूछा क्या गया था, बिल्कुल क्या देखा गया था, क्या मूल्यांकन किया गया। और एक चीज़ और, जहाँ नंबर नहीं भी होने चाहिए वहाँ भी हम रैंकिंग करते हैं। बच्चे आर्ट वर्क करते हैं तो स्कूल उनको रैंकिंग कर रहे हैं, उनको पोजीशंस दे रहे हैं। क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी अगर हम हर चीज़ में प्रतिस्पर्धा पैदा करेंगे? राजपूत साहब, ये वाकई एक बड़ा जो है लकूना, या मैं कहूँ कि रोग है, नंबर ग्रेडिंग, इससे बचने की ज़रूरत है, या फिर इसके बिना कहा जाता है कि फिर बच्चे और शिक्षक दोनों पढ़ाई से दूर हट जाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ शिक्षा के बारे में इतना चिंतन उपलब्ध है हमें कि हम उधर ध्यान नहीं दे पाते। गुरुदेव टैगोर ने लिखा था कि किसी भी शिक्षा संस्थान में पहला काम पढ़ाना लिखाना नहीं, पहला उत्तरदायित्व तो है ऐसा वातावरण पैदा करना जिसमें बच्चे स्वयं मिलकर सीख सकें। जो पीयर लर्निंग की बात आपने कही, पंडित विद्यानिवास मिश्र ने मेरे कहने से एक पुस्तक लिखी थी कि जो भारतीय परंपरा है अध्यापन की, उसमें कुछ ऐसा है जो आज भी उपयोगी हो सकता है। ये मैंने उनको कहा था जी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, 4 शब्द दिए थे: अध्ययन, मनन, चिंतन, उपयोग। हम केवल कक्षा में पढ़ा देते हैं, बाकी 3 चीज़ें हम भूल जाते हैं। मनन मीन्स बच्चा उसको कहे खुद तुम विचार करो कि क्या सीखा तुमने, फिर आपस में बातचीत करो, चिंतन करो, और उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है जिसका उपयोग न हो। तो चौथा हुआ, और इसी को आगे करके कहें तो जैसे अनीता जी ने भी कहा
कक्षा में जब तक प्रश्न प्रतिप्रश्न और परिप्रश्न को नहीं अपनाया जाता तब तक सीखना हो ही नहीं पाता। और जब सीखना कम होता है तो एंग्जाइटी बढ़ती। अगर मेरी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, मैंने केवल याद की हैं। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हम जब टेस्ट देने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सब भूल गए। ये होता है, बहुत लोगों ने देखा। यही वो फियर है, अब यही वो डर उनको है। कैसे बताया जाए कि ये सबके साथ हुआ, हर एक के साथ होता है। तो ये तब नहीं होगा जब उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा हो गया हो कि जो भी मुझे पढ़ाया गया, जो मैंने पढ़ा, उसको मैं कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, एक बात और मैं कह दूँ, उन्होंने ये भी लिखा था गुरुदेव टैगोर ने कि सबसे बड़ी चीज़ जो बच्चे के पास होती है पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति और विचार की शक्ति। इसमें अगर आप जोड़ दीजिए कि सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी और क्यूरियासिटी, ये 4 शब्द अगर हर अध्यापक हर वक्त मन में रखे कि मैं कक्षा में जब भी हूँ या कहीं हूँ, तभी इनके आसपास ही मुझे काम करना है, बदल तो निश्चित रूप से ये चीज़ें कम हो जाएंगी। संतोष जी बहुत संक्षेप में सर कि असल में जो राजपूत साहब ने कहा वो भी अहम है। पैटर्न की हमने बात की है, एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन बदलाव शुरू कैसे करने जा रहे हैं आप लोग? क्या ये कदम उठाए जा रहे हैं या फिर भी और इंतज़ार करना होगा, या फिर पैटर्निंग पूरा जो सिस्टम है उसको ही चेंज करने की ज़रूरत है? इसमें मैं पुनः आपसे जो पहले बात हुई उसको रिपीट करूंगा कि सिलेबस में निश्चित रूप से हमें कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नहीं, परीक्षा के पैटर्न को लेकर मैं कहूँ, क्या परीक्षा का पैटर्न सिलेबस की वजह से ही गवर्न होता है। क्या नंबर ग्रेड से बचा जा सकता है? ग्रेड्स और नंबर्स रहें, शायद ग्रेड्स ना रहें तो अच्छा होगा। अपने आप से कंपटीशन करना है तो नंबर्स तो चाहिए, कोई तो आखिर पैमाना होना चाहिए जिसमें हम अपने आप को इवेलुएट कर सकें। भले ही हम बाकी के साथ प्रतिस्पर्धा ना करें जो ग्रेडिंग में हो जाती है, लेकिन नंबर्स आने से ये तो पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं। मेरा एक छोटा सा आपका समय लूँगा। यदि हम सिलेबस पूरा रखते हैं जितना आज के दिन है, कक्षाओं में होता क्या है, जो हमारे शिक्षक हैं उनके ऊपर इतना बोझ है सिलेबस को पूरा करने का कि जो अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, मनन, चिंतन और स्वाध्याय, इसके लिए किसके पास समय बचा हुआ है? किसी के पास समय नहीं है। हमारे शिक्षकों को 40 के बजाय 50 बच्चों को कोप करना होता है। 35 की तो संख्या बहुत एक स्कूल में एक क्लास के मैं देखता हूँ कि 17-18 सेक्शन होते हैं। अनेकों सेक्शन तो हैं, एक सेक्शन में भी 40 से अधिक 50-60 तक बच्चे हैं जी। तो वो 5-6 बच्चे जो समझ रहे हैं, आसानी से समझ गए, जिनका एप्टीट्यूड ज़्यादा पढ़ाई वाला है, उन्होंने तो सब्जेक्ट को फॉलो कर लिया, और बाकी 90% जो हैं वो थोड़ा, उसमें 20% कुछ थोड़ा और कम समझ पाए और 60-70 और कम समझ पाए, और कुछ तो हैं बिल्कुल नहीं समझ पाए। अब शिक्षक बंधु बहन जो हैं उनकी मजबूरी है कि उनको तो सिलेबस पूरा करना है, तो बाद वाला जो 50-60% का सेगमेंट है जो बहुत कम समझ पाया कक्षा में, उसको छोड़ करके उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। तो वहां पर ये जो 50-60% हैं, ये प्रतिदिन इनका कक्षा में टॉर्चर होता है, और ये साल के अंत में इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। शिक्षक छात्र रेशियो है उसको और बढ़ाने की। बच्चे जिनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए हमारे देश के बच्चों को, वो अंडर कॉन्फिडेंट इन कक्षाओं में हो जा रहे हैं। मैं बहुत कहूंगी संक्षेप कि में जी। बिल्कुल संक्षिप्त में कि अगर आप मीडिया वाले सिर्फ परीक्षा के नज़दीक ऐसे प्रोग्राम ना करें, इनको अलग अलग वर्गों में बांट के प्रोग्राम्स की सीरीज पूरा साल करें, तो पेरेंट्स में परिवर्तन आएगा। जब पेरेंट्स में परिवर्तन आएगा तो बच्चों में अपने आप आ जाएगा। शुरुआत पेरेंट्स से करनी होगी, और जो सिस्टम में थोड़ी खामियां हैं उसको दुरुस्त करने का जिम्मा सरकार के पास होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों बहनों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सिर्फ चर्चा तक सीमित ना हो। पेरेंट्स समझें कि नंबर का खेल महज नंबर है, और बच्चे का भविष्य उसके असली ज्ञान, क्षमता के साथ उसके विकास कौशल को बढ़ाने के साथ शुरू होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। देश देशांतर में आज इतना ही। नमस्कार।